हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 से संबंधित है, यानी कि हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें जरूर देखिए। विशेष शिक्षा से संबंधित आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस और थ्योरी रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, आप उन्हें जरूर देखिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे क्लिक करिए और ज़रूर जुड़िए ताकि उसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं जो भी रिलेटेड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे हम आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ये इसलिए क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है। साथ ही लाइक जरूर करें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि जिसे हम आरसीआई कहते हैं उसको 1986 में यानी कि 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, कोई भी जब भी एक बड़ा केंद्र बनता है या बड़ी कोई बड़ा अधिनियम या कुछ भी ऐसी चीज़ बनती है जो कि अगर शुरुआत उसकी होती है या बड़ा कोई संस्थान बन जाता है तो वो हमेशा एक सोसाइटी के रूप में या ट्रस्ट के रूप में शुरुआत उसकी होती है, ये रूल होता है। इसके बाद ही उसका जो स्वरूप होता है वो बड़ा होता है या बनता चला जाता है। तो इसकी भी शुरुआत एक सोसाइटी के रूप में हुई थी और 1986 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि सितंबर 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इसको एनेक्टेड कर दिया गया 1992 में। यानी कि ये मान लिया गया कि यह एक अधिनियम है, यह एक प्रकार का एक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया, एक प्रकार का स्टेटरी बॉडी बन गया, यानी एक ऐसी बॉडी जो किसी चीज को रेगुलेट कर सकती है, किसी चीज को रन कर सकती है। तो ये एक स्टेटरी बॉडी हो जाती है। जैसे हमारा शरीर है पूरी बॉडी, तो वो पूरे अलग अलग जितने भी अंग जुड़े हैं उन सभी से रिलेटेड है। तो इससे भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ें जुड़ गई और ये एक्शन लेने लगा, पॉजिटिव रूप में और निगेटिव रूप में, दोनों में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 2000 में संशोधन हुआ, यानी कि अमेंडमेंट भी हुआ, यानी कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ 2000 में। ये ध्यान रखना है आपका, जो पार्लियामेंट द्वारा होता है अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ, जो कि किस तरीके से हम दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर सर्विसेज दे पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ और किस तरीके से जो सेवाएं हैं उनको परिचालित कर पाएँ। ये इसके लिए अमेंडमेंट होते रहते हैं ताकि और कितना अनुसंधान हो सके, कुछ नया हो सके, तो ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल विशेष शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप करना। बिल्कुल, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित, उनकी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ये रिलेटेड टू काम करती है। उनके अवेयरनेस और सोशल जो अवेयरनेस है दिव्यांगता के क्षेत्र में, इनसे संबंधित काम करती है। बाकी हम सभी एरियाज भी जानेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। बिल्कुल, जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं या अधिनियम होते हैं या कुछ भी काम होता है वो सभी MSJE के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है यह कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें 4 प्रकार के विकलांगताओं को शामिल किया गया है, यानी कि जो डिसेबिलिटीज होती हैं 4 टाइप्स इंक्लूडेड है इसमें। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। ये रहे हमारे सामने एज इट इज, जो जैसे लिखी थी वैसे यहाँ पर है। पहला है हियरिंग एम्पेयरमेंट, यानी कि जिसको हम श्रवण बाधिता कहते हैं।
दूसरा है विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि जो दृष्टिबाधिता से संबंधित है। तीसरा है सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चलन क्षति है, जो चलने फिरने से संबंधित है, मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। और चौथा है सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिनको समस्या होती है, निर्णय लेने में कमी होती है, समय प्रबंधन में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो ये इससे संबंधित है। बाकी इन सब की जितनी भी थ्योरी रिलेटेड वीडियोज भी बन चुकी हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल आरसीआई द्वारा पंजीकृत विशेषज्ञ ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षित एवं उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दिव्यांग बच्चे को केवल एक विशेष शिक्षक ही शिक्षित कर सकता है, यही सत्य है। क्योंकि वो मान्य जो भी कोर्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से उनके लिए टेक्निक्स हैं, पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, वो केवल वही जानते हैं। सामान्य शिक्षक इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होती है। इसलिए जो 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल की जो ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्स अलग अलग अवधि के हैं, तो उनके द्वारा जो प्रशिक्षण मिलता है, कोर्स किए हुए होते हैं, वही शिक्षित कर सकते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिहैबिलिटेशन फील्ड से संबंधित, वो भी उपचार कर सकते हैं। बाकी हम अभी सभी श्रेणियाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए आरसीआई अधिनियम के तहत 16 श्रेणियों के पेशेवरों या कार्मिकों को शामिल किया गया है। मैंने कहा था ना कि अभी जो श्रेणियां होती हैं, जो कैटेगरीज होती हैं, कि कितने श्रेणियों में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोर्स चलते हैं ना, ये रहे आपके सामने 16 कैटेगरी में, और 16 कैटेगरी में ही लोग रिहेबिलिटेशन के फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तीसरा है हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, यानी कि जो सुनने से संबंधित और ईयर मोल्ड जो होते हैं हमारे कर्ण सांचा, उससे संबंधित हैं। चौथा है रिहैबिलिटेशन इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस होते हैं। पांचवा है स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप, जो कि शिक्षा से संबंधित है, टोटली किस तरीके से शिक्षित करना है दिव्यांग बच्चों को, उससे संबंधित यहाँ पर इससे संबंधित कोर्सों को मान्यता मिलती है और इस एरिया में काम करते हैं। जो 6 नंबर है वोकेशनल काउंसलर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट है 7 मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट एंड टेक्नीशियंस। नेक्स्ट है स्पीच पैथोलॉजिस्ट, जो स्पीच से संबंधित काम करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिस्ट्स। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर। तो ये 16 कैटेगरीज हैं जो कि इन्हीं के अंतर्गत कोर्सों को मान्यता भी मिलती है, इन्हीं के अंतर्गत कोर्स रन होते हैं और पूरी तरह से इन्हीं के तहत पढ़ाई होती है, इन्हीं के तहत ट्रेनिंग मिलती है, और जब हम बेहतर बन जाते हैं तभी हम जाकर के ट्रीट करते हैं, या यूं कहें कि उपचार करते हैं या शिक्षित करते हैं दिव्यांग बच्चों को। नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि हाउ एवर प्रोफेशनल्स लाइक फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर नॉट कवर्ड अंडर द आरसीआई एक्ट, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि जो भौतिक चिकित्सक होते हैं एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी सवाल आ जाए 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट।
अब नेक्स्ट देखते हैं परिषद के उद्देश्य या कार्य। देखिए ये दोनों एक साथ क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य हम तभी करते हैं जब हमारे कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर कार्य करना, इसी से संबंधित लगभग सेम पॉइंट हैं। तो हम उनके बारे में जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा बनाए गए हैं और उन पर ये कार्य करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना, यानी कि जो पॉलिसीज होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग पॉलिसीज होती हैं, उनको क्या करना, उनको रेगुलेट करना, ताकि वो अच्छे से चल सकें, अच्छे से वो बेहतर कार्यक्रम का निर्माण हो सके, ताकि जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं प्रशिक्षण से संबंधित, उनको एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स मिल सके। नेक्स्ट है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक या कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। बिल्कुल, आप मान लीजिए कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या उसमें जो व्यावसायिक होंगे, जो उससे संबंधित कार्मिक होंगे, जिस श्रेणी के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा, तो वो 2 साल के होंगे, 1 साल के लिए होगा, 6 महीना के लिए होगा या 5 साल के लिए होगा। तो इससे संबंधित क्या होता है, टोटल मानक तैयार करता है, पूरी तरीके से सिलेबस भी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानकीकरण लाना, स्टैंडर्डाइज लाना, जो कि बहुत जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन जो कि मानकीकरण होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं व्यावसायिकों से संबंधित, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानकीकरण लाना। क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, जब तक वो मानक नहीं होगा उनका एक, तो वो किस तरीके से कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से इनके उद्देश्य और कार्य में समाहित है। नेक्स्ट है कि देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना। देश में मतलब पूरे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो पूरी इंडिया में जितने भी होते हैं सभी इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगा, पूरा स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा कि कैसे रन होंगी, कैसे चलेंगी, किस तरीके से काम होगा, सारे नियम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं या विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। यानी कि आप देखते हैं जो रिकॉग्निशन दिया जाता है, जो कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो डिग्री कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में या जो संस्थाएं होती हैं प्राइवेट, वहाँ पर जो कोर्स चलते हैं डिप्लोमा लेवल के, बीएड लेवल, मास्टर लेवल, या यूँ कहें कि पीएचडी लेवल भी, तो जितने भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, ध्यान रहे आरसीआई केवल स्पेशल एजुकेशन से संबंधित ही गतिविधि करती है, उसके बियॉन्ड नहीं। स्पेशल एजुकेशन का कुछ भी होगा उसी से रिलेटेड यह कार्य करती है। तो उनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको क्या करना, मान्यता प्रदान करना, क्योंकि जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तो करेंगे नहीं। जैसे आप लोग सर्च करते हैं आरसीआई की वेबसाइट में कि इसको मान्यता कब से कब तक प्राप्त है, तो वो आरसीआई के द्वारा जो इंस्पेक्टर निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा वो सुपर इंस्पेक्शन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर उनको मान्यता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना, यानी कि म्यूचुअल बेसिस पे। क्योंकि इसके लिए पहले क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, कि उनके साथ जुड़ाव होता है, तो उनके लिए भी मान्यता प्रदान करती है जो, लेकिन उसके लिए पहले जैसे कि एमओयू टाइप होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
तो उससे संबंधित जब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उनसे जुड़ाव हो जाता है, तब जा कर के मान्यता मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी मान्यता प्रदान कर देगा, उससे संबंधित सारी चीज़ जांच परख हर एक्टिविटी कर करके जो डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र होते हैं उनके विदेशी विश्वविद्यालय संस्थाओं को भी ये मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यवसायिकों या कार्मिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो CRR नंबर होता है ना हमारा, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, उसमें जो दर्ज होता है हमारा नंबर, CRR नंबर जिसे कहते हैं, किसी का A से शुरू है, किसी का B से शुरू है। अगर शुरुआत में किसी ने डिप्लोमा किया है और वो RCI में रजिस्टर्ड होता है तो उसका B से शुरू होगा, और जो डिग्री किया हुआ होता है तो उसका A से शुरू होगा। उस शुरुआत में यही इसकी शुरुआत होती है, बाकी उसमें एडिशनल करते जाएंगे तो आपका वही बना रहेगा, या रिन्यूअल करवाते जाएंगे। तो उसका रखरखाव करना कि जैसे मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन कर दिया, इसके बाद वो ऐड हो गया, तो उसमें उसका नंबर ऐड करना, उसका एड्रेस ऐड करना, नाम ऐड करना, या वो कहाँ से है, क्या है, तो कब किया है, किस सेशन में, ये सारी चीज़ें ऐड करना, उसका जो इनिशियल डेट होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूरा वो मेंटेन करता है। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्य होते हैं। ये सारे पूरा उद्देश्य बना करके रखते हैं और उसी के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना, कि भैया अगर वहाँ पर मान्यता दे दी गई है या वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं तो उनकी भी हमें नियमित आधार पर सूचना एकत्रित करना चाहिए कि कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है कि देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कि किस तरीके से हम जो देश और विदेश में हैं, जो हमारा स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है एंड कोलैबोरेशन है विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, तो फॉलो अप एजुकेशन करना चाहिए, इनकरेज फॉलो अप एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्षेत्र में हम अनुवर्ती शिक्षा, क्योंकि जब तक फॉलो अप एजुकेशन नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश विदेश में क्या हो रहा है। और प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि शुरुआत में कहीं पर मान्यता देना है या यूं कहें कि वहाँ प्रोत्साहन करना है या किसी पाठ्यक्रम को सहयोग करना है, तो शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एरिया में अगर पहली बार ओपन हो रहा है तो किस तरीके से शुरुआत कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, तो उसको प्रोत्साहित भी करना इसका काम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना, यानी कि जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनको जो मैन पावर डेवलपमेंट के होते हैं रिकॉग्निशन करना कि आप मैन पावर डेवलपमेंट कीजिए। क्योंकि जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं वो जैसे कि हमारा सिलाई आ गया, कंप्यूटरीकृत आ गया, कढ़ाई आ गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सब वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं। इसके अलावा भी, ये तो एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आती हैं। सिलाई भी इसी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो किस तरीके से हम जो जनशक्ति का विकास करना, यानी कि जो मैन पावर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कर्मियों को पंजीकृत करना, ये बहुत ज़रूरी है। पंजीकृत करना मतलब रजिस्टर्ड करना उनको, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तक माना नहीं जाएगा कि ये स्पेशल एजुकेशन में कार्य कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो एक अथॉरिटी है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो पूरी तरीके से उसको रन करती है, पूरी तरीके से मान्यता भी देती है, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें होता है इसके अंतर्गत। क्योंकि जब पंजीकृत होना तो हर चीज़ में, जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी होती है, जो मेडिकल के क्षेत्र में रजिस्टर्ड होते हैं लोग, जो MBBS करते हैं या डॉक्टरी लाइन में करते हैं। उसी तरीके से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग कोर्स करते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, या जो मैंने 16 कैटेगरीज बताई थी आपको पिछले, तो उसमें वो उनसे संबंधित उनको रजिस्टर्ड करता है। इसके अलावा और कोई कोर्स करता है तो वो रजिस्टर्ड नहीं करता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट में वर्कर्स होते हैं ना, ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो पर्सनल वर्किंग करते हैं उनको भी रजिस्टर करना, ताकि वो भी इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं तो वो भी रजिस्टर्ड हो सकें। और आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो ये हमारे आज का वीडियो रहा, जिसमें आपने उद्देश्य जाने, जिसमें आपने उसके अर्थ को जाने कि जो राष्ट्रीय भारतीय पुनर्वास परिषद है वो कब बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।